बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम स्टेटलेस विजिट को स्टेटफुल में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद जो है हमने उसमें से जो वैल्यू भी हम उसमें टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर रहे थे उसकी वैल्यू हमने गेट करके टेक्स्ट के अंदर भी हमने एंटर स्टोर करवा के डिस्प्ले करा के देख लिया, और हमने टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी वो वैल्यू को इंसर्ट करा के देख लिया है। आज हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की जो चीज़ें हैं जिसमें इफ़ी कंडीशन फॉर वाइल का लूप ये हम देख लेंगे, और अगर टाइम बचा तो हम फंक्शंस वगैरह को भी देख लेंगे, इसमें किस तरीके से इसमें काम किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं सब कुछ मिटा के दोबारा से शुरू करता हूँ ताकि हमारी प्रैक्टिस दोबारा से हो जाए। हम इसको क्या करते हैं, सबों को मिटा देंगे। हमारे पास जो है मेन के अंदर रन ऐप माई ऐप का क्लास कॉल कर रहा है। क्लास यहाँ पे हमने बनाई माई ऐप के नाम से। एक्सटेंड्स करेगी वो किससे, स्टेटलेस से। शुरू में आपने अपनी जो प्रैक्टिस रखनी है वो स्टेटलेस विजिट के जरिए करना है, ठीक है। स्टेटलेस विजिट के अंदर हमने जो है यहाँ पर बिल्ड का फंक्शन बनाना होता है, आपको पता है। बिल्ड के अंदर हमने रिटर्न पास करना होता है। रिटर्न के आखिर में सेमी कॉलन आता है। अगर बीच में कोई मेथड आपने बनाया तो सेमी कॉलन आएगा, वरना और कहीं पे भी सेमी कॉलन रिटर्न के अंदर नहीं आ सकता है। कोई आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कोई स्टेटमेंट देनी है फंक्शन के अंदर, तो सेमी कॉलन आएगा, वरना नहीं आएगा। वो भी यहाँ पर VS कोड हमारी हेल्प कर रहा होता है। जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं वो हमें दे रहा होता है, हम उसको क्लिक करके इंटर करके गेट कर सकते हैं। तो आप इसको जो अगर शुरू में परेशान हो रहे हो इन सेमी कॉलन या कॉमा से, तो आप इसको रट लिएगा। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे, एक दो एप्लीकेशंस बनाएंगे तो सही से चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं रिटर्न करो मटेरियल ऐप को। देखिए यहाँ पर एरर सेमी कॉलन के अंदर जो एरर रिटर्न में जो एरर आ रहा है वो ये आ रहा है कि कुछ आपने रिटर्न नहीं किया। तो हम यहाँ पर रिटर्न कराएंगे मटेरियल ऐप को, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे मटेरियल ऐप, आप रिटर्न हो जाए। और बस यहाँ पर इस जगह पर कंट्रोल S करेंगे हम, और रीलोड करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो परफॉर्मिंग रीलोडिंग में टाइम ले रहा है, जब तक हम अपने दूसरे काम कर लेते हैं। होम होम में हम कहते हैं स्कैफोल्ड में हम यहाँ पर कहते हैं बॉडी जो है वो होगी कॉलम। कॉलम के अंदर आप जानते हैं चिल्ड्रन आता है, और चिल्ड्रन के अंदर आप टेक्स्ट दे सकते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी, ठीक है। और इसका हम स्टाइल कर देते हैं टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज 40, और यहाँ पर हम कहते हैं कि टेक्स्ट फील्ड कॉमा टेक्स्ट फील्ड, दो हम टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं। हम जो है शुरू में चेक करेंगे इफ की कंडीशन को, और उसके बाद फिर हम देख लेंगे फॉर वाइल का लूप। ओके, ये कुछ मसला आ रहा है, हैंगिंग पोजीशन में है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ बंद करके दोबारा रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया रीलोड होने के बाद। और रीलोड होने के बाद हमें जो आउटपुट मिला है, एक टेक्स्ट फील्ड, दो टेक्स्ट फील्ड, एक टेक्स्ट फील्ड, दो टेक्स्ट फील्ड, और नीचे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है जिसमें माई डेटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम एक बटन लगाते हैं, और मैं यहाँ पर इस जगह पर साइज बॉक्स के साथ हाइट 20 कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए, और एक एलिवेटेड बटन, एक एलिवेटेड बटन लगा दूंगा। एलिवेटेड बटन के अंदर जो है यहाँ पर मैं पास करता हूँ चाइल्ड में टेक्स्ट,
पर टेक्स्ट में होता हूँ सबमिट। ऑन प्रेस के ऊपर मैं फंक्शन बनाऊंगा, कौन सा मैं बनाऊंगा कंट्रोल स्पेस करने पर मुझे ये दो लैम्डा और फंक्शन बता रहे हैं, मैं फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि इस जगह पर अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा। पहले मैं देखूँ इसका आउटपुट रीलोड होने पर कैसा नजर आता है। रीलोड किया, कंट्रोल एस, टेक्स्ट में एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, हमारा आउटपुट कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अब टेक्स्ट 1 में जो भी लिखा जाए, टेक्स्ट 2 में जो भी लिखा जाए, वो हमारा किसी एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन के अंदर ही मैंने आपको बताया था कहाँ पर, क्लास के अंदर आप एक वेरिएबल बना लें। str स्ट्रिंग डेटा टाइप दिया, str1 एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने एम्प्टी रखा, कुछ भी नहीं दिया आपने। एक str2 बना दिया, उसको भी आपने एम्प्टी रखा और सेमीकोलन लगा दिया। दो वेरिएबल बने स्ट्रिंग के, एक str1 नाम है और एक का str2। एक की वैल्यू टेक्स्ट फील्ड के चेंज इवेंट पर चेंज होगी और एक की वैल्यू टेक्स्ट2 जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है उसके चेंज इवेंट पर चेंज होगी। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि आपने सबसे पहला काम क्या करना होगा वैल्यू चेंज करने के लिए। स्टेटलेस से आप इसको करेंगे स्टेटफुल। ये बल्ब पे इस पर क्लिक किया, कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजिट, ये हमारे पास आ गया इस जगह पर। दूसरा काम यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि ऑन चेंज के ऊपर मैंने कहा अब मैं लैम्डा फंक्शन, चलो लैम्डा कर लेते, थोड़ा एक नई चीज़ सीख लें। एंटर किया। लैम्डा में होता ये कि एक वक्त में एक ही स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि सेट स्टेट, ठीक है, सेट स्टेट का मेथड दूंगा मैं। लैम्डा में सेमीकोलन नहीं आता है तो इस वजह से ही हटा दें। मेरे ख्याल से आप लोग परेशान होंगे तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के लिए चीज़ें मुश्किल हो। तो वही चीज़ें करते हैं जो हमने सीखी हुई है। ऑन चेंज के ऊपर मैं कहता हूँ कि ऑन चेंज के ऊपर फंक्शन फॉलो जो हम सीखने वाले, जब मैं आपको यूज़र डिफाइन फंक्शन बताऊंगा ना तो आपको लैम्डा समझा दूँगा। तो यहाँ पर मैं इस जगह पर मैं कहता हूँ कि वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाए str1 के अंदर चली जाए वैल्यू। लेकिन ये आपको जानते हैं कि ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये हमें लिखना होगा सेट स्टेट के अंदर। सेट स्टेट में हमने उठाकर इधर लिख दिया। ओके, इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये जो कॉपी किया ऑन चेंज का इवेंट, और ये हम लिख देंगे टेक्स्ट फील्ड 2 के अंदर भी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो वैल्यू आई है वो str2 के अंदर चली जाए। तो जब आप यहाँ पर इसको रीलोड करेंगे तो जो भी आप ऑन चेंज इवेंट पर टेक्स्ट के जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वो str1 में जा रहा है इस वक्त, और जो यहाँ पर लिखेंगे वो str2 के अंदर जा रहा है। सबमिट पे आप क्लिक करो तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ सबमिट के ऊपर। ये हमारा ऑन प्रेस का इवेंट है। मैंने यहाँ पर कहा कि इफ़ str1 बराबर हो, सारे रिलेशनल ऑपरेटर सी लैंग्वेज वाले हैं यहाँ पर डाट के अंदर। जो सी लैंग्वेज में आपने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, तो ये सब चीज़ें जो है मैं आपको अगर कहें तो आप मेरा जो पुराने जो ट्यूटोरियल्स वगैरह आप कमेंट्स में बता देगा तो मैं इसका डिटेल में रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर की वीडियो अलग से बना दूंगा, वरना मैं इसको आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर बराबर हो ABC के एंड str2 बराबर हो XYZ के, देन क्या काम करो, देन ये काम करो, ये कर्ली ब्रैकेट वाला काम, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पर ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया, यहाँ पर मुझे इक्वल टू लगाना है। एंड मैंने ये पाइथन वाला लगा दिया, पाइथन नहीं है इसमें, आपने वही सी वाला डबल एंड यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर str1 की वैल्यू ABC है और str2 की वैल्यू XYZ है तो एक काम करो, एक str3 की वैल्यू हो जाए str3, एक और वेरिएबल बनाया, ये भी फिलहाल यहाँ पर नल है। हम यहाँ पे कहते हैं कि str3 इज इक्वल टू ओके, एल्स मैं यहाँ पे कहता हूँ str3 इज इक्वल टू
एरर अगर मैच नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एलिवेटेड बटन में ये सारा काम होगा। str3 की वैल्यू ओके और str3 की वैल्यू एरर ओके हो रही, लेकिन यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है मुझे, str का s कैपिटल मैंने कर दिया गलती से, तो या तो नीचे में str कैपिटल कर दूँ या यहाँ पर स्मॉल कर दूँगा। अच्छा, अब मैं कंट्रोल एस करूँगा लेकिन हमारा वर्क नहीं करेगा। बताइएगा मैंने क्या मिस्टेक की है। मैंने यहाँ पर इस जगह पर कुछ भी लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, तो एल्स की सूरत में एरर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परफॉर्म नहीं करा। तो मैंने जो मिस्टेक की है वो मिस्टेक ये की है कि ये जो सारा काम है ये मैंने आपको बताया है कि जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज करवाना चाहते हैं तो आप उसको लिखेंगे, ये सारा काम कंट्रोल एक्स किया मैंने, कट करके सेट स्टेट किया, सेट स्टेट के अंदर लिखेंगे, कंट्रोल वी करके वो मैंने काम पेस्ट कर दिया है। कंट्रोल एस किया मैंने और फिर मैंने इसको यहाँ पर आकर चेक करता हूँ, रीलोड करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि मैंने इस जगह पर माई डेटा लिखा हुआ है, माई डेटा की जगह मुझे यहाँ पर लिखना होगा str3 को। कंट्रोल एस, रीलोड, ये हमारा एम्प्टी था बाय डिफ़ॉल्ट, तो एम्प्टी आ गया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो एरर आ गया। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABC और इसको मैं देता हूँ कुछ भी, अभी भी एरर ही होगा। और अगर मैं कहता हूँ इसको XYZ, तो अब मेरा ओके मैसेज आ गया है। ये हमारे पास कंडीशंस हैं, सारी कंडीशन जो सी में, जो जावा में, जो रिएक्ट में आपने इस्तेमाल किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। मैं यहाँ पर वीडियो को बिला वजह लेंदी नहीं करना चाहता। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैंने बता दें कि किस तरीके से इस्तेमाल होगा जब आप किसी भी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को। बेसिकली ये रिटर्न के अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन ये रिटर्न के अंदर लिखा हुआ नहीं है। ये रिटर्न के अंदर एक फंक्शन है सेट स्टेट का या ऑन प्रेस का, उसके अंदर ये काम आपने किया है। तो इस वजह से ये इस जगह पर इफ़ की स्टेटमेंट चल गई है, सेमीकोलन चल गया है। और रिएक्ट में तो और भी ज़्यादा सख्ती होती है, उसमें तो एक लाइन की स्टेटमेंट भी नहीं चल सकती। वो उसके लिए फिर आपने फंक्शन या लैम्डा इस्तेमाल करना पड़ता है। खैर, तो ये इफ़ की कंडीशन है। इफ़ की कंडीशन में रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ये आप सारी चीज़ें सी वाली जावा वाली इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर नहीं आती तो कमेंट से मुझे बता देगा, इसकी फिर मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूँगा। अब हम बात करेंगे फॉर के लूप के बारे में। फॉर का लूप किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पर सबमिट के ऊपर मैं कहता ही हूँ कि यहाँ पर एक तीसरा टेक्स्ट बॉक्स आ जाए और सबमिट टेक्स्ट के बाद जो यहाँ पर मैं कहता हूँ एक टेक्स्ट फील्ड एक और आ जाए, और टेक्स्ट फील्ड जो है कॉमन ही लगा, आखिर में इसका एरर आ रहा है, कंट्रोल एस। यहाँ पर ये इस जगह पर मैं कुछ भी नंबर लिखूँ, 12 तो 12 का टेबल आ जाए। अगर मैं इस जगह पर 15 लिखूँ तो 15 का टेबल नीचे आ जाए। तो ये कैसे होगा यहाँ पर मैं करता ये हूँ कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं यहाँ पर पहले मेरे को ऑन चेंज यूज़ करना पड़ेगा। ऑन चेंज में मैं कहता हूँ कि फंक्शन, और इस जगह पर मैं सेट स्टेट कॉल करूँगा। सेट स्टेट के अंदर मैं कहता हूँ str1 फ्री है तो मैं सी को यूज़ कर लेता हूँ, वैल्यू स्टोर हो जाए। ओके, तो str1 के अंदर ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक और बटन बनाता हूँ, ये हमारा ख़त्म हो रहा है टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एलिवेटेड बटन बन जाए। एलिवेटेड बटन में यहाँ पर मैं कहता हूँ टेक्स्ट के अंदर जनरेट टेबल लिख देता हूँ इसके अंदर, और ऑन प्रेस के ऊपर फंक्शन कंट्रोल स्पेस दबाकर फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। काम अभी हम आगे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर रीलोड करने पर क्या आउटपुट आता है,
ऑन प्रेस इवेंट पर एरर सबसे पहले आ गया हमारे पास, हमें इसको रिजॉल्व करना है। ये मुझे बोल रहा है कि यहाँ पर आपके पास एरर आ रहा है। एरर किस बात का आ रहा है? ओके, ब्रैकेट शायद मेरे ख्याल से कम हो गया, मिट गया किसी वजह से। ठीक है, तो हमारे पास ये इस जगह पर ये हमारे पास जगह पर आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 15 की इधर जनरेट पे क्लिक करूँ तो 15 का टेबल आ जाए, तो कैसे होगा? मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, str3 फ्री है तो मैं इसी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। एलिवेटेड बटन के अंदर प्रेस के ऊपर मैं लिखता हूँ कि सेट स्टेट के बगैर वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये बात ध्यान में बिठाए रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि फॉर सी की तरह यूज़ करूँगा लूप फॉर आई इक्वल टू 1, I less than equals to 10, I प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं लूप की बॉडी स्टार्ट हो गई। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक int वेरिएबल बना दिया x का, और x बराबर है किसके? पहले मैं x को कन्वर्ट कर लेता हूँ, जो str1 है हमारा, int डॉट पार्स str1, यानी कि जो 15 आपको नज़र आ रहा था वो कन्वर्ट होगा x के अंदर। x के अंदर आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि कौन सा 15 है, 14 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19, 20, वो x के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा int ans का एक वेरिएबल बना लें, सब आसान तरीके से बता रहा हूँ। int x बराबर है किसके? ans बराबर है x मल्टीप्लाई बाय आई के, जितनी वैल्यू इसकी होगी वो यहाँ पर आती रहेगी। अब यहाँ पर आपने कहा str3 बराबर है किसके? str3 बराबर है डॉलर साइन एक्स के, यानी कि जो टेबल है आपका वो, ये एक्स कांस्टेंट आ गया, डॉलर साइन आई लूप वाला आ गया 1 2 3 4 इज इक्वल टू, और फिर आपने कहा डॉलर साइन ans, आखिर में आपने सेमी कॉलन से पहले यहाँ पर बैकस्लैश एन भी लगा देना है ताकि लाइन चेंज हो। सी वाली जिस तरीके से लाइन चेंज बैकस्लैश एन से होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी लाइन चेंज होगी। तो str3 के अंदर आपका पूरा टेबल चला जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? इस जगह पर ये होगा कि हमारे पास ये टेक्स्ट था, बटन था हमारा, बटन यहाँ पर ख़त्म हुआ, एलिवेटेड कॉमा करके हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बना लेते हैं। टेक्स्ट के अंदर हम कहते हैं str3 आ जाए भाई, बस और कुछ नहीं करा। कंट्रोल S रीलोड किया मैंने, रीलोड करने पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15 जनरेट टेबल। ओ, अब यहाँ पर क्या हुआ? सिर्फ लास्ट वैल्यू लूप क्या रही, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं किया, यानी कि कॉन्कर्डिनेट नहीं किया, असाइन किया वैल्यू। तो जब भी लूप चलेगा 1 होगी वैल्यू, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो str3 की वैल्यू जो पुरानी वाली वो रिप्लेस हो रही होगी, तो हम यहाँ पर प्लस इज इक्वल टू कर देंगे ताकि हमारी पुरानी वैल्यू ज़ाया ना हो। रीलोड किया मैंने इसको, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ 12 जनरेट, तो 12 का टेबल आ गया यहाँ पास। जो एरर आ रहा है वो आ रहा है कि हमारे पास जो साइज है इसका वो स्क्रॉल डाउन नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, str3 इसमें भी ऊपर भी हमने चेंज किया हुआ है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, चलिए आसान कर देता हूँ, इसको str4 कर देता हूँ। ओके, str4 कर दिया एक स्ट्रिंग वेरिएबल, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि str4 के अंदर टेबल है, और ये तो हमारा टेक्स्ट था, इसके अंदर टेबल। रीलोड किया हमने इसको, रीलोड करने के बाद हमने कहा 15 का टेबल, 12 का टेबल, और 12 का आ गया। हम कहते हैं कि 156 का टेबल, 156 का टेबल आ गया है। ठीक है, तो आप लोग असाइनमेंट आपका ये है कि आप 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाइएगा, एक में टेबल नंबर आ रहा हो, दूसरे में स्टार्ट पोजीशन, तीसरे में एंड पोजीशन। तो अगर मैं 156 लिखूँ, दूसरे में 3 लिखूँ, चौथे में 7 लिखूँ, तो 156 का टेबल 3 से लेकर 7 तक आ जाए। ये घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, बन जाए तो बता दीजिएगा। ओके,
तो ये हमारा फॉर का लूप हो गया। फॉर के लूप में और भी बहुत सी 10 चीज़ें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आज मैं आपको बताना है कि इसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो होती है वो कोशिश है कि इस वीडियो में कंप्लीट कर सकूँ। हमने इफ की कंडीशन देखी, हमने फॉर का लूप देख लिया, अब हम देखेंगे वाइल का लूप। तो वाइल का लूप भी बहुत सिंपल सा, तो आपको पता है वाइल के लूप में आप ब्रेक और कंटिन्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से आप सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको किस तरीके से देख पाएंगे, हम यहाँ पर कहते हैं कि ये चल रहा है, इसको रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करने के बाद हम ये करते हैं कि जनरेट टेबल था हमारा, जनरेट टेबल पे हम जब क्लिक करें तो टेबल जनरेट हो रहा था, ये एक्सेप्शन आ गई क्योंकि हमने एम्प्टी एंटर किया। तो हम यहाँ पर टेबल के हम क्या करते हैं, हम टेबल वाला काम मिटा देते हैं, सही है। तो यहाँ पर जो टेबल वाला काम था ये सब हम मिटा देते हैं। फॉर का लूप हम सब मिटा देते हैं और हम यहाँ पर वाइल का लूप सीखेंगे। ओके, रीलोड किया, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर काम करना चाहते हैं कि वाइल का लूप किस तरीके से काम करता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि आई बराबर है किसके, 10 के, वाइल यहाँ पर लगेगा ट्रू, और इस जगह पर वाइल का लूप हमारा इन्फिनिटी वाला चलना शुरू हो गया। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि str4 प्लस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई कॉलन $, आई के सेमी कॉलन यहाँ पर दे दिया, और इसमें मैंने ये किया कि आई प्लस इज इक्वल टू 1, आई के अंदर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मैंने कहा इफ आई बराबर हो 14 के तो कंटिन्यू हो जाए, सेमी कॉलन, एल्स इफ आई बराबर हो 17 के तो ब्रेक हो जाए। पता है आप लोगों को क्या होता है कंटिन्यू ब्रेक, चलिए मैं थोड़ा सा बता दूँगा। जैसे ही वाइल के लूप में कंटिन्यू मिलता है, लूप की पोजीशन जो है वो नीचे का परफॉर्म नहीं करती है, और वो क्या काम करेगी। अच्छा, मैं यहाँ पर ये चीज़ स्टेटमेंट यहाँ फिर समझ में सही से आ जाए। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू की स्टेटमेंट मिलेगी तो नीचे का ये वाला काम या जो भी काम है वो नहीं करेगी, और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वाइल के कंडीशनल फेज पर लेकर आ जाएगी। ब्रेक क्या काम करता है, जैसे ही ब्रेक मिलेगा तो नीचे वाला कोई काम नहीं करेगा और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ पर लेकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये काम चलेगा। यहाँ पर \n भी कर देता हूँ। आउटपुट आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके पहले देखिएगा आउटपुट क्या आ रहा है, और आपका आउटपुट मैच हो जाए तो फिर अच्छी बात है, वरना फिर इसको समझने की कोशिश करिएगा। आई की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले 10 हुई, 10 के अंदर एक इंक्रीज होकर वैल्यू 11 हो गई। 11 बराबर है क्या 14 के, नहीं है, कंटिन्यू नहीं होगा लूप। 17 के बराबर भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं होगा, तो सबसे पहला जो आएगा वो आ जाएगा 11, ठीक है। फिर आएगा इसके अंदर 12 होगी वैल्यू, 12 भी सही है, बराबर है तो वैल्यू 11 के बाद आ जाएगी 12 भी। फिर 13 पर 13 भी प्रिंट होकर आ जाएगा, 11 12 13 आ गई। जैसे इसकी वैल्यू 14 होगी तो 14 पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा, और ये लूप हमारा क्या होगा, कंटिन्यू पोजीशन पर चला जाएगा। फिर जब नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15, यानी कि 11 12 13 किया, उसने 14 प्रिंट किए बगैर इसकी वैल्यू 15 कर दी। फिर जब 15 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आएगी 15 कर देगा, 14 को इग्नोर कर देते हैं। 1 आया, 11 आया, 12 आया, 13 आया और 15 आ गया। 15 के बाद 16 वो प्रिंट भी करेगा, और उसके बाद बस उसके बाद हमारा लूप एंड हो जाएगा। चलें करके देख लेते हैं इसको। 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 नहीं आया, 15 16 आया, 17 पे लूप हमारा ब्रेक हो गया। तो ये कंटिन्यू और ब्रेक होता है जो वाइल के लूप में काम कर रहा होता है, ये मैंने आपको बता दिया है।
और मैं बार बार ये बात रिपीट करूँगा, अगर आपको डिटेल वीडियो इसकी चाहिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की तो मुझे आप कमेंट्स करेंगे तो ही मैं बनाऊँगा, वरना मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग सी लैंग्वेज में ये सब चीज़ें सीख चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर आप जो है जिस तरीके से भी आप काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं। प्राइम नंबर का असाइनमेंट है, प्राइम नंबर का असाइनमेंट जो है वो अच्छी प्रैक्टिस है। इसको कोशिश करिएगा कि प्राइम नंबर जो है वो यहाँ पर जो भी नंबर इनपुट करें वो ये बताए कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। मैं इसको जो है खुद से बनाने की कोशिश चैनल में बता दूँगा आपको, आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा कोशिश, ठीक है। प्राइम नंबर में यहाँ पर लिखता हूँ अगर 7, तो मुझे यहाँ पर बताइए 7 प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ये अच्छा ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए कंटिन्यू मुसलसल बढ़ रहा है। ये कैसे रिजॉल्व होगा मसला, मैं यहाँ पर क्या करूँ कि जो आपका वाइल का लूप है ना उससे पहले क्या काम करें str4 एम्प्टी कर दो, यानी कि असाइन हो जाए नई वैल्यू। ओके, तो अब हमेशा आपको न्यू वैल्यू मिलेगी, ऐड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि i बराबर है किसके 2 के, और इस जगह पर मैं कहता हूँ कि int वैल बराबर है किसके int डॉट पार्स किसके str3 के। str3 के अंदर हमारी ये वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ओके, किस तरीके से ये देखें str3 के अंदर हमारे पास ये वाला जो टेक्स्ट है इसकी वैल्यू जो है ये सॉरी ये str1 के अंदर जा रही है, str1 में जा रही है सॉरी। तो मैं यहाँ पर करूँगा str1 की वैल्यू वैल बराबर है किसके str, मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ आप लोगों को ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तक प्रिंट करो वैल को, तो पता चल जाएगा वैल में क्या चीज़ आई है। कंट्रोल एस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7, इंटर किया 7 आया, 71 आ गया। ओके, तो इसका मतलब हमने गेट सही करा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आई बराबर है किसके 2 के, क्योंकि वाइल का लूप हमने 2 से चलाना है, 1 से नहीं चलाना, 1 से हर नंबर डिलीट होता है। यहाँ पे कहता हूँ वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू भी नहीं, क्योंकि इक्वल्स टू पे वो डिवाइड हो जाएगा वैल से। उस वक्त तक चलो जब तक आई तुम जो हो वैल से छोटे हो, ठीक है जी। यहाँ पर हमने कहा सही है। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर वैल तुम पूरे डिवाइड हो गए आई के साथ, देन क्या काम करो, देन ये काम करो कि str4 के अंदर स्टोर कर दो कि तुम प्राइम नंबर नहीं हो, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक हो गया। और क्या काम करो, एल्स की सूरत में जब डिवाइड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है एल्स की सूरत में क्या काम करोगे, आई प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। आई की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दो। अच्छा जी, वाइल का लूप जब खत्म होगा तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इफ वैल बराबर है आई की, यानी कि इसका मतलब है पूरा लूप चल गया। तो उस सूरत में क्या काम करो, उस सूरत में ये करो कि str4 के अंदर लिख दो इट इज अ प्राइम नंबर। बस जनाब यही करना था, सेट स्टेट में करना था। कंट्रोल एस किया, रीलोड किया। रीलोड करने पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 जो है इट इज़ अ प्राइम नंबर लिखा हुआ आ गया, 71 भी प्राइम नंबर है, 711 भी प्राइम नंबर है, और ये एरर आ गया है, कोई एरर आ गया है, हमने कोई लॉजिक गलत कर दी है। ये जो है जो बग पकड़ा है वो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हमने कर दी है। तो यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया भाई, जब अगर हो गया है प्राइम नंबर नॉट अ प्राइम नंबर तो लूप को ब्रेक कर दो ना, तो वो हमारा लूप इन्फिनिटी होता जा रहा है। इस वजह से ये मसला हो रहा है और इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है।
हमारा VS कोड, और मुझे पता है कि अब मुझे इसको दोबारा से बंद करके खोलना पड़ेगा। स्टॉप करूँगा मैं इसको, स्टॉप करके अगेन इसको रीलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो लूप था वो इन्फिनिटी में चला गया था। ओके, तो हमारा जो एरर था वो ये ब्रेक ना लगाना था। ब्रेक नहीं लगाने की वजह से लूप ब्रेक नहीं हो रहा था, इन्फिनिटी में जा रहा था और हमारी एप्लीकेशन हैंग हो रही थी। तो मैं अगर 25 लिखूँगा तो वहाँ पर आ जाएगा नॉट अ प्राइम नंबर, 252 लिखूँगा नॉट अ प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। 17 लिखूँगा या प्राइम नंबर है, 7 लिखूँगा ये प्राइम नंबर आ जाएगा। तो प्राइम नंबर की लॉजिक, ओ सॉरी मैंने बंद कर दिया, दोबारा रीलोड करना पड़ेगा। प्राइम नंबर की लॉजिक आपने ये यहाँ पर इस जगह पर देख ली है। तो इफ़ की कंडीशन हो गया, फॉर का लूप हो गया, वाइल का लूप हो गया, और अब हमारे पास जो रह जाएंगे वो फंक्शंस रह गए। तो फंक्शन की जो ट्यूटोरियल है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पूरा समझा दूंगा। अभी आप लोग इफ़, फॉर की कंडीशन और वाइल की लूप की प्रैक्टिस कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।